स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छा से समझ में भी आ रहा होगा। यदि वाकई में आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। वैसे भी आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है, वो मुझे दिख रहा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जो है केमिस्ट्री का सेट थ्री है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये सबको तो पता है ही, रसायन शास्त्र का। और आज का इस सेट में जो है कुल 25 प्रश्न होंगे। चलिए हम इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षारीय घोल का किसका क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो याद कीजिए, हम पीएच स्केल पर हमने बताया था कि यदि पीएच स्केल पर 7 जो पॉइंट होता है, 7 से अगर अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा, 7 से अगर कम होगा तो वह क्या होगा भाई, अम्लीय होगा। और जो 7 होगा वह क्या होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्षारीय मतलब जो 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक इसमें बी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, 7 से अधिक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा अधातु, क्या कह रहा है, अधातु। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ध्यान दीजिए, अभी तक इससे पहले जो भी द्रव अवस्था वाला क्वेश्चन मिला है वह धातु था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ध्यान देंगे ज़रा सा यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन को आप याद करें, सभी क्वेश्चन को रटें। भई हम कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसकी वजह से आपको रटने की आवश्यकता नहीं हो। आप कॉन्सेप्ट उसका जो है क्लियर रखेंगे तो आपको हमेशा वो याद रहेगा और आसानी से जो है उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ भी वही बात है, देखते हैं ज़रा सा इसमें तुक्का जिसको बोलते हैं, तो तुक्का नहीं, यहाँ ज़रा सा देखिए ट्रिक कैसे हम लगाएँगे। यहाँ कह रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन को हम देखते हैं। जरा सा बहुत सारा क्वेश्चन ऑप्शन के द्वारा ही सोल्व हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन कह रहा है, तो भाई ऑक्सीजन क्या होता है यह तो आपको भी पता है। ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं तो यह क्या है, गैसीय अवस्था में है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं होगा। आपको पता है क्लोरीन, तो क्लोरीन भी गैस ही है, तो गैस है तो यह द्रव अवस्था में यहाँ पूछ रहा है, इसलिए क्लोरीन गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए यह भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब यहाँ पूछ रहा है आयोडीन, तो आयोडीन भी नहीं होगा। आयोडीन क्यों नहीं होगा भाई? तो आयोडीन आपको पता है नमक को बोला जाता है। आपके घर में नमक जो है आयोडीन होता है, वह किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए आयोडीन भी नहीं होगा। अब एक आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बच जा रहा है और वह है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यह कि कौन-सा धातु यानी ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आई। याद रखिएगा, हमने जैसे बताया याद करने की आपको ज़रूरतें नहीं है, लेकिन ऐसे भी याद रखना चाहिए कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा कमरे के ताप पर एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा यानी मरकरी, यहाँ ब्रोमीन। अब हम जैसे समझाया है हमने आपको, उसी तरह से याद रखिएगा आखिर क्यों बाकी जो है छँटा गया यहाँ पे और एक ब्रोमीन बच गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एसिटिलीन के किसके? एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन के बीच आबंधों की संख्या कितनी है? तो इससे पहले वाला ही वीडियो में हमने बताया है, उसको क्लियर किया है कि एसिटिलीन के बारे में, और एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन के बीच आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? क्या कहता है भाई? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है। ये तो यौगिक सभी यहाँ पे दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर फॉर्मूला में लेके चलते हैं तो फॉर्मूला में आइएगा सबसे पहले तो जिसका दोनों N बराबर होगा, वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो वैसे भी आपको याद रखना है यहाँ कि बेंजीन एक ऐसा यौगिक है जो कैसा होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका फ़ॉर्मूला होता है पहले भी हमने बताया है C6H6 C6H6 यही इसका आंसर हो जाएगा यानी ब्रोमीन। और इसका फ़ॉर्मूला C6H6 होता है, इसलिए यहाँ देखिए N के बारे में हमने बोला, तो ये दोनों CnHn दोनों N क्या है? बराबर है। अब मीथेन में आते हैं तो CH4 हो जाता है, इसलिए बराबर नहीं है। ब्यूटेन में वैसे ही बराबर नहीं होगा, प्रोपेन में भी बराबर नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। एरोमेटिक यानी याद रखिए बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक होता है? लाल तप्त लोहा एकदम लाल जो तप्त यानी लोहा भट्ठी में जो है लोहा को लाल जब कर दिया जाता है तो उस पर यदि जलवाष्प प्रवाहित किया जाए, नहीं वाष्प जो प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक इसमें से बनता है? तो वैसे तो जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा FeOH का होल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? लेकिन ज़रा-सा सबके बारे में यहाँ देखते हैं, क्या पता इसमें से कुछ और पूछ दे। तो FeO सबसे पहले यहाँ आता है FeO, तो FeO ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। क्या है भाई? फेरिक ऑक्साइड है यह, फेरिक ऑक्साइड। FeO क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और FeS क्या है? फेरस सल्फाइड। FeS क्या है? फेरस फेरस सल्फाइड। FeS फेरस सल्फाइड या फेरस सल्फाइड को आयरन सल्फाइड भी आप कह सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड को जो है फेरिक ऑक्साइड जो है इसको आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। और Fe2O3 जो है Fe2O3 यह भी फेरिक ऑक्साइड ही होता है, यह भी फेरिक ऑक्साइड ही होता है, यही वाला। फेरिक ऑक्साइड ही होता है। यानी FeO या Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ही होता है, इसको आयरन ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो यहाँ हाइड्रोजन जो है जल आपको पता है, यहाँ जल वाष्प की बात की जा रही है, तो OH इसमें जो लगा हुआ है इसलिए FeOH का होल 3 होगा। और FeOH का होल 3 जो है, यह इसका जो है रासायनिक नाम क्या हो गया? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं भाई? फेरिक फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। FeOH का होल 3 जो है, यह फेरिक हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम हो गया या रासायनिक सूत्र कहिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 3 होता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सिलिका क्या है? क्या कहता है? सिलिका क्या है? सिलिका यानी सिलिकॉन, सिलिका मतलब सिलिकॉन। तो याद रखिए सिलिका जो है वह उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु है। सिलिका उपधातु है। अब उपधातु किसको बोलते हैं भाई? तो याद रखिएगा कि ऐसा जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो, है ना? तो वह क्या होता है? उपधातु कहलाता है। धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाने वाला उपधातु कहलाता है और वह है सिलिका। तो सिलिका एक क्या है? उपधातु सिलिका यानी सिलिकॉन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन के एक अणु में किसके? नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? यह है नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? तो ये क्वेश्चन बार-बार आया है, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर जो है सी होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। हमने इस पर चर्चा किया हुआ है, नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं?
तो 3 ठो होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है इथाइल अल्कोहल, क्या कहता है? इथाइल अल्कोहल इसका व्यापारिक उत्पादन के लिए, व्यापारिक रूप में इसको प्राप्त करने के लिए कौन-सा रासायनिक क्रिया किया जाता है? यानी कौन ऐसा रासायनिक क्रिया जो है, उसके द्वारा व्यापारिक रूप में इथाइल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, यही कह रहा है। तो किण्वन एक ऐसा प्रक्रिया है, क्या है भई? किण्वन एक ऐसा प्रक्रिया है, यानी रासायनिक क्रिया है किण्वन, जिसके सहायता से एथाइल अल्कोहल को व्यापारिक रूप में प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑक्सीकरण नहीं होगा, अवकरण नहीं होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ध्यान दीजिए, कहता है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? भाई बहुत आसान है, याद रहे या नहीं रहे, फिर भी आप इसको जो है ट्रिक से याद रख सकते हैं। सबसे पहले है आपको पता है कि सोना इतना मुलायम होता है, तो सोना जो है, सोना को आप चाकू से नहीं काट सकते हैं। नहीं, सोना को चाकू से नहीं काट सकते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम को भी चाकू से नहीं काट सकते हैं। लोहा, लोहा को तो औरों नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं काट सकते हैं। एगो है सोडियम, क्या है भाई? सोडियम। तो सोडियम एक ऐसा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आप चाकू के मदद से काट सकते हैं, इसलिए सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? क्या कहता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो याद कीजिए, एक वीडियो में हमने बताया था चीनी के बारे में, जिसमें ग्लूकोज पर भी हमने चर्चा किया था, तो वह है C6H12O6। यही क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक या आणविक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र का जो है आंसर हो जाएगा, यानी ग्लूकोज C6H12O6। अब यहाँ पर CH3COOH आया, क्या आया भाई? CH3COOH। तो इसको भी जान लेना चाहिए कि CH3COOH आखिर यह क्या है? यह किसका फॉर्मूला है? CH3COOH है क्या? ये किसको बोलते हैं? किसका रासायनिक नाम है? किसका रासायनिक सूत्र है? तो CH3COOH एसिटिक अम्ल का, किसका भाई? एसिटिक, एसिटिक अम्ल, हमेशा आप याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल का रासायनिक फ़ॉर्मूला होता है CH3COOH। फिर आपको तो पता है चीनी C/H22O11 होता है, चीनी का C/H22O11 होता है। अब फिर एक आया यहाँ पर CH3CHO, क्या आया भाई? CH3CHO, CH3CHO यह एथेनॉल का फ़ॉर्मूला होता है, किसका होता है? एथेनॉल का फ़ॉर्मूला होता है, एथेनॉल। CH3CHO यह एथेनॉल का फ़ॉर्मूला होता है, और CH3COOH एसिटिक अम्ल का फ़ॉर्मूला होता है, और C/H22O11 चीनी का फ़ॉर्मूला होता है। ये आप यहाँ 3 ठो एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन वाला, यानी 3 ठो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया याद रखने के लिए कि एसिटिक अम्ल का फ़ॉर्मूला CH3COOH, चीनी का फ़ॉर्मूला C/H22O11, एथेनॉल का फ़ॉर्मूला CH3CHO, और ग्लूकोज यहाँ पूछ ही रहा था तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है COOH, क्या कहता है? COOH क्रियाशील मूलक का क्या नाम है? यानी COOH, COOH वाला अभी तो आपने पढ़ा पिछले ही क्वेश्चन में CH3COOH, जिसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है, वह एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है COOH। लेकिन COOH जो है यह क्रियाशील मूलक का, इसका नाम आखिर में क्या है? इसको क्या बोलते हैं? यह कौन-सा अम्ल है? तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। COOH वाला जो होता है, यानी COOH से जुड़ा हुआ जितना भी आएगा वह सब क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। COOH वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्लराज में HCl एवं HNO3 का क्या अनुपात होता है? अम्लराज में HCl एवं HNO3 का क्या अनुपात होता है? अम्लराज पर हमने पहले ही चर्चा किया हुआ है, एक जो है शाही जल के बारे में।
वहाँ वीडियो जब देखिएगा तो आपको पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा वो क्लियर अम्लराज के बारे में। यहाँ उसमें कह रहा है कि HCl और HNO3 तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ज़रा-सा ट्रिक HCl के लिए कितना दिया है भाई? HCl के लिए कितना दिया है? 1 दिया है। HNO3 के लिए कितना दिया है ये? HNO3 के लिए कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात का ये क्या हो गया सिंबल हो गया। यानी हमारे पास क्या आ गया 1:3 आ गया। अब देखिए तो 1:3 तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1:3 तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी अम्लराज में Cl एवं HNO3 का क्या अनुपात होता है? तो 1:3 होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से क्या कहता है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो याद रखिए एसिटिलीन वाला जितना होता है वो सभी एल्काइन कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पर। हमेशा याद रखिएगा कि एसिटिलीन वाला जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है वह सभी एल्काइन कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम की संयोजकता क्या है? संयोजकता का मतलब होता है वैलेंसी। सोडियम की संयोजकता क्या है? वैलेंसी कह रहा है। तो सोडियम की संयोजकता जो है याद रखिएगा सोडियम की संयोजकता वह क्या है? 1 होता है और 11 जो है उसका क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। क्या होता है 11? परमाणु संख्या होता है। जैसे ही आप काउंट कीजिएगा हाइड्रोजन से सोडियम तक तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे ही करके आइएगा तो क्या हो जाएगा सोडियम तक पहुँचिएगा तो सोडियम 11 नंबर क्रम पर आएगा और क्रम संख्या और परमाणु संख्या दोनों आपस में बराबर होता है। इसलिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होगा यहाँ पर, लेकिन यह पूछ रहा है संयोजकता, इसलिए संयोजकता 1 पर हम टिक आउट करेंगे यहाँ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र है किसका भाई? एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं ताकि इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से क्या कर सकें सोल्व कर सकें। सबसे पहले ये CnH2n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? CnH2n दिया हुआ है। तो CnH2n आखिर क्या होता है ना? और यहाँ पूछ रहा है एल्केन। एल्केन का पूछ रहा है तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं सभी ऑप्शन के बारे में यहाँ एक-एक करके, है ना? तो एल्केन से पहले यहाँ ध्यान देंगे एल्कीन। यहाँ CnH2n जो है यह एल्कीन का फ़ॉर्मूला होता है। किसका? एल्कीन का फ़ॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n प्लस 4 यह कुछ होता ही नहीं है इसलिए यह यहाँ नहीं होगा। यह गड़बड़ ऑप्शन है, यह होता ही नहीं है। अब आया CnH2n प्लस 2 क्या आया? CnH2n प्लस 2 CnH2n प्लस 2 यह होता है एल्केन का। एल्केन यह एल्केन का फ़ॉर्मूला होता है और यही इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। और CnH2n-2 जो दिया हुआ है CnH2n-2 यह होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन। एल्काइन याद रखिएगा। यानी CnH2n प्लस 2 एल्केन का फ़ॉर्मूला होता है, CnH2n-2 एल्काइन का फ़ॉर्मूला होता है। याद रखिए एल्काइन यानी कि ऋण जो होता है, ऋण का मतलब ऋण लगा हुआ एल्काइन और ऋण तो ऋण मतलब माइनस वाला जो लगा रहेगा वह इन होगा, एल्काइन होगा। ये ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। तो CnH2n-2 याद रखिए एल्काइन का फ़ॉर्मूला, CnH2n प्लस 2 एल्केन का फ़ॉर्मूला और CnH2n जो होता है वह एल्कीन का फ़ॉर्मूला होता है। और ये ऑप्शन नंबर बी कुछ होता ही नहीं है, इसलिए यह गलत है और इसका एल्केन का जो सामान्य सूत्र पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा CnH2n+2 एल्केन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? क्या कहता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? तो भाई आपको हम बार-बार बताए हैं कि अगर 7 के बराबर जो होगा, वही उदासीन विलयन का पीएच मान होता है।
है ना? यानी 7 के बराबर जो होगा वह उदासीन विलयन होगा। तो यहाँ 7 के बराबर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो वह 7 के बराबर होता है, मतलब 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 7 के बराबर है यहाँ, अगर वही 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो वह क्या हो जाएगा? क्षारीय होगा। बार-बार हम दोहराए हैं इसको, क्योंकि बार-बार दोहराने का मतलब ये है कि आप भूलिए नहीं, याद रखिए। क्षारीय होता है 7 से अधिक, और 7 से कम जो होता है वह अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। लेकिन यहाँ उदासीन पूछ रहा है तो वह 7 के बराबर होता है उदासीन, 7 के बराबर होता है उदासीन, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 के बराबर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? क्या कहता है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? भई तो आपको हम पहले भी बताया है, हमने पहले वाला वीडियो में, कि आवर्त सारणी जो है उसमें 18 वर्ग होते हैं। कितना वर्ग होता है भई? 18 वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, और 7 अगर दिया है यहाँ पर तो यह क्या होता है भई? आवर्त होता है। आवर्त होता है। यानी कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है? 7 होता है ना? तो चलिए याद रखिएगा, यहाँ वर्ग पूछ रहा है, इसलिए आवर्त सारणी में जो है कितना होगा वर्ग इसका? 18 होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन-सा अधातु, क्या कहा? कौन-सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन-सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? मतलब इसमें से कौन ऐसा धातु है जो जिससे विद्युत पास कर सकता है, जिससे करंट पास कर सकता है, इसका मतलब यही हुआ। तो अधातु, अब इसका ट्रिक देखिए, याद कैसे रखेंगे आप भाई? तो सबसे पहले यहाँ सल्फर, तो सल्फर तो क्या हो गया? गैस हो गया, यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आप हमेशा एक बात याद रखिए कि अधातु जितना भी होता है, अधिकतर अधातु, लगभग सभी अधातु जो है, क्या होता है? वह गैसीय अवस्था में ही पाया जाता है, 1-2 को छोड़ कर के, वो अपवाद में आता है ना? नहीं तो याद रखिएगा हमेशा कि अधातु, लगभग सभी अधातु वह गैसीय अवस्था में ही पाया जाता है, कुछ अधातु को छोड़ कर के, वह अपवाद होता है। तो अब याद रखिए, इतना जान गए तो अब आराम से जो है आसानी से यहाँ से आंसर आप यहाँ पे चुन सकते हैं, आप टिक आउट कर सकते हैं। सल्फर कह रहा है भई, तो सल्फर यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यह नहीं होगा, क्योंकि गैसीय अवस्था से, अब हवा में हम कहने को ये जोड़ देंगे, हवा से जो है करंट पास कर जाएगा भई। गैसीय अवस्था में है तो आप कहने से करंट पास करा दीजिएगा, विद्युत पास करा दीजिएगा, इसलिए वह नहीं होगा। फिर यहाँ पे आया क्लोरीन, क्लोरीन भी Cl, क्लोरीन भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। फास्फोरस, फास्फोरस भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। भई एक बच रहा है ग्रेफ़ाइट, क्योंकि ग्रेफ़ाइट गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह आपने देखा है पेंसिल में जो काला-काला लगा रहता है, जिससे लिखा जाता है, जिससे लिखा पाता है, आप लिख पाते हो पेंसिल में, यानी कगजई जिसको आम भाषा में बोला जाता है, वह ग्रेफ़ाइट है, और वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफ़ाइट। कितना आसानी से आपने चुन लिया कि सल्फर तो गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए यह नहीं होगा क्योंकि उससे करंट पास नहीं करेगा। क्लोरीन गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए यह भी नहीं होगा क्योंकि यह भी गैसीय अवस्था में होता है। फास्फोरस, क्योंकि यह भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। अब एक बच रहा है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट ठोस अवस्था में होता है, यह पेंसिल में पाया जाता है, इसलिए यही एक आंसर हो सकता है, और यह राइट आंसर इसका यही होगा, ग्रेफाइट, क्योंकि वह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बन एक अधातु, आप हमेशा एक चैप्टर पढ़े होंगे, कार्बन एक धातु नहीं बल्कि अधातु, कार्बन एक अधातु। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे ये, है ना? हालाँकि हमने जितना भी क्वेश्चन आपको बताया है और बताने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा लिया है हमने। ओरिजिनल बुक से बहुत मेहनत से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके पास मैं सामने हाज़िर करता हूँ। इसके लिए जो है प्लीज़ आप जो है एक लाइक करके, कमेंट करके प्यारा-सा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा भई। याद रखिए हमेशा, एक जो है ये नॉलेज जिसको आप जो बोलते हैं, जानकारी जिसको बोलते हैं, यही एक ऐसा दौलत है जितना ही बाँटिएगा आप
नहीं, यह घटेगा नहीं। और हमारी मेहनत के लिए जो है आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो, है ना? प्यारा-सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब के वो फैमिली हो जिसके वजह से हम मोटिवेट होते हैं। आप ही वो मेरे फैमिली हो यूट्यूब वाले, यूट्यूबर वो फैमिली हो आप मेरे जिसकी वजह से मैं मोटिवेट होता हूँ। तो प्लीज़ इसको ज़रा-सा ध्यान में रखिएगा, लाइक करके, कमेंट करके प्यारा-सा जो है ये सब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना? कार्बन यह वीवीआई है भाई, है ना? टोटल वीवीआई है लेकिन इसमें भी ये वीवीआई है। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए अब हम जो है देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो इसका पहले आंसर हो जाएगा यह अब अधातु। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? क्या कहता है? दुर्बल अम्ल। याद रखिए दुर्बल का मतलब होता है दुबला, जो कमज़ोर हो। दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, कमज़ोर। दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ज़रा-सा HCl जो है इसमें और एक होता है परवल, तो परवल का मतलब होता है मजबूत। परवल का मतलब होता है परवुल, प्रबल संभावना कहा जाता है मतलब मजबूत संभावना है, काफ़ी ज़्यादा। HCl इसमें हाइड्रोक्लोरिक है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक है और HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 ज़रा-सा हम लिखिए देते हैं यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है और H2SO फिर क्या है भाई? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है यह, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको आप बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और CH3COOH तो CH3COOH अभी-अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया है CH3COOH के बारे में, यह एसिटिक अम्ल है। क्या है भाई? एसिटिक अम्ल है यह, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है यह और HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह। है ना? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये याद रखने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। याद रखिएगा हमेशा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। अब याद रखिए हमेशा कि CH3COOH जो है, ये एसिटिक अम्ल जो है, यह दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल जो है, दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का फ़ॉर्मूला होता है CH3COOH और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। है ना? चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पोटेशियम जिसका संकेत K होता है। पोटेशियम जिसका संकेत क्या होता है? K होता है कि परमाणु संख्या पूछ रहा है। मतलब यह कौन-सा क्रम पे आता है? जो जिस क्रम पे आएगा वही उसका परमाणु संख्या हो जाएगा। बार-बार मैं यही बात कहता हूँ। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 19 और पोटेशियम के बाद जस्ट आता है कैल्शियम और कैल्शियम का परमाणु संख्या हो जाता है 20। तो यहाँ पोटेशियम पूछ रहा है तो पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 19 होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कहता है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? मुख्यतः बायोगैस के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन बायोगैस है? तो याद रखिए हमेशा कि बायोगैस खेतों में पाया जाता है, खास करके धान का खेती जो होता है, तो धान के खेतों में बायोगैस पाया जाता है, वो भी मीथेन के रूप में। किसके रूप में भाई? मीथेन के रूप में। तो मीथेन का फ़ॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? CH4 याद रखिएगा मीथेन का फ़ॉर्मूला होता है CH4। वह धान के खेत में जो है बायोगैस जो है ज़्यादातर जो है पाया जाता है और वह मीथेन होता है और मीथेन का फ़ॉर्मूला होता है CH4। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, याद रखिएगा हमेशा कि CH4 मीथेन बायोगैस है जो धान के खेतों में पाया जाता है, वह CH4 है, मीथेन है, बायोगैस है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारण नमक क्या कहता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिएगा यहाँ से ज़रा-सा NaOH जो है यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है। NaCl जो है
NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 कैल्शियम, कैल्शियम याद रखिएगा यह कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। और Na2CO3 जो होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, यह क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है। याद रखिएगा ये चारों हमेशा कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है जिसको आप संगमरमर भी बोलते हैं, और Na2CO3 जो होता है यह सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ना? ये हो गया कि ध्यान दीजिए, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। अब यहाँ कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो याद रखिए साधारण नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है। क्या? सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक बोला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यह, है ना? NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक बोला जाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो भाई इसको समझने के लिए सबसे पहले आसान तरीका से समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक अभिक्रिया लेते हैं यहाँ पर, मतलब एक इक्वेशन लेते हैं और अभिक्रिया कराते हैं। तो चलिए वह लेते हैं हम यहाँ पर C+O2, ये तीर का निशान दिया, इसको गिव द रिएक्शन बोलते हैं, हो गया CO2। ये C+O2 गिव द रिएक्शन लिखने का मतलब ये हुआ, CO2 लिखने का मतलब ये हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखिए मतलब जो अभिक्रिया, ये तीर के निशान से पहले जो है वह अभिक्रिया होता है, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है तीर के निशान से पहले, और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ जो बनता है वह तीर के निशान के बाद में आता है। तो तीर के निशान के बाद है CO2, नया पदार्थ बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और अभिक्रिया में भाग ले रहा है यहाँ पर C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। तो याद रखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी यह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। और इसी के बारे में पूछ रहा था कि यह अभिक्रिया जो है यह वाला हो रहा है, इसमें जो है भाग ले रहा है ये C+O2 जो भाग लिया हुआ है, इसमें जो मिलकर जो एक नया पदार्थ का निर्माण कर रही है, अभिक्रिया कर रहा है, वह क्या कहलाता है? तो वह अभिकारक कहलाता है, याद रखिए। और अगर फिर यहाँ पे ध्यान देंगे आप ज़रा-सा, जो नया पदार्थ बन जाता है वह क्या कहलाता है? मतलब इसमें जो CO2 है वह प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। यानी जो नया पदार्थ बनता है, यानी CO2 इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा। यह अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ बोला, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जब नया पदार्थ बनाते हैं तो बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी नंबर क्वेश्चन 25 नंबर है, कहता है कौन शून्य वर्ग का तत्व है? क्या? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो याद रखिएगा वह हीलियम एक ऐसा जो है, हीलियम वह शून्य वर्ग का तत्व कहलाता है। हीलियम शून्य वर्ग का तत्व कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगला वीडियो जो सेट जो शुरू होगा वह बायोलॉजी से शुरू होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।